हाउ टू क्रैक बोर्ड एग्जाम, ठीक है ना। अब इसके अंदर अपन समझेंगे स्ट्रेटेजीज। भाई स्ट्रेटेजीज क्या क्या है इसके अंदर? स्ट्रेटेजीज का मतलब क्या होता है भाई? प्लानिंग करना। आई समझ में बात? एक बोर्ड एग्जाम के अंदर हमें किस तरीके से लिखना है, क्या लिखना है और कैसे लिखना है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आई समझ में कि हाउ टू राइट एंड व्हाट टू राइट। भैया आप तो अपन ने सबने कर लिया, लेकिन उसे लिखना कैसे और किस तरीके से लिखे कि हमारे ज़्यादा नंबर आए, ठीक है ना। तो उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले कि तुम्हें कंप्लीट ऑल द क्वेश्चन। पहली बात तो ये कि क्वेश्चन कोई भी छोड़ के नहीं आना, ठीक है। कोई से क्वेश्चन हो, कितना ही बड़ा हो, छोड़ के बिल्कुल भी नहीं आना है। सारे क्वेश्चन जो है तुम्हें अटेम्प्ट करने हैं। अगर क्वेश्चन छोड़ दिया तुमने तो वो उसके पूरे नंबर माइनस होंगे तुम्हारे, ठीक है। अगर तुम गलत भी लिख दोगे तो उसके कोई नंबर कटेंगे नहीं। अगर गलत आ रहा है तो एक बात अलग है, लिखो उसे, भले वो गलत आ रहा है तो गलत लिखो, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत मिलता जुलता आ रहा है तो वो लिखो, लेकिन लिखना सारे क्वेश्चन करने हैं हमें। आई समझ में? उसके बाद में स्पीड। ये स्पीड जो है तुम्हारी, अब तुम जो मान लो कि पहले कोई बोर्ड एग्जाम पहली बार दे रहा है, जैसे 8वीं वाले पहली बार दे रहे हैं, ठीक है, तो बहुत सारों का पेपर क्या होता है, छूट जाता है। बहुत सारे पेपर क्या करते हैं, बीच में उनके 3 घंटे कम पड़ जाते हैं और वो छोड़ देते हैं। तो तुम्हें हर क्वेश्चन को प्रॉपर टाइम देना है। आ रही समझ में? यूँ नहीं कि अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसके अंदर उसे लेकर के बैठ गए और उसके बाद में उसे सोचते रहे और बाकी जो अगला था वो क्वेश्चन में टाइम नहीं मिला, फिर और कोई सा क्वेश्चन आ गया उसमें सोचते रहे। तो अगर नहीं आ रहा है तो उसे हाथों हाथ छोड़ना और अगला क्वेश्चन करना। वो भी नहीं आ रहा तो उसे हाथों हाथ छोड़ना और अगला क्वेश्चन करना। और जितने भी बचे हुए लास्ट के अंदर जितने भी नहीं आ रहे हैं वो सारे एंड के अंदर करना है। एग्जामिनर यूँ नहीं कहता है कि भाई सारे क्वेश्चन जो है तुम सीरियल वाइज करो। जो क्वेश्चन पहले आ रहा है वो क्वेश्चन क्या करोगे, पहले करना है। आगे बात समझ में? मान लो 12वें नंबर का क्वेश्चन तुम्हें पहले आता है और तुम जानते हो कि ये मैं अच्छी तरीके से कर सकता हूँ, तो पहले 12वें नंबर का क्वेश्चन करना। जो क्वेश्चन तुम्हें अच्छी तरीके से कंप्लीट याद है वो क्वेश्चन पहले सारे अटेम्प्ट कर लेने। उसके बाद में फिर बचेंगे कौन से क्वेश्चन जो तुम्हें आधे अधूरे याद है, ठीक है, जिसमें तुम्हें ये है कि हाँ भाई मैं ये हल्का फुल्का इसको कर सकता हूँ, फिर वो वाले क्वेश्चन करना। एक तो वो हो गया पहले कि जो हमें कंप्लीट याद है, पहले तो वो सारे क्वेश्चन कर लिए अपन ने, ठीक है, जिसका हमें एग्जैक्ट आंसर पता है कि हाँ भाई इसका ये है, जो अपन ने याद करा या जो अपने दिमाग में है ऑलरेडी। दो क्वेश्चन पहले सारे अटेम्प्ट कर लिए। 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे मान लो जो हमें कंप्लीट याद थे, पहले वो कर लिए। अब उसका सीरियल नंबर कोई सा ही हो, यूँ मत सोचना वहाँ पे कि 1 नंबर पहले तो 1 नंबर डाल के खाली जगह छोड़ दूँगा, 2 नंबर डाल के खाली जगह छोड़ दूँगा, तीसरे। बहुत से ऐसे भी होते हैं कि भाई सीरियल वाइज करें, 1 नंबर डाला नहीं आया उसकी जगह छोड़ दी, फिर उसके बाद में दूसरा नंबर डाला फिर छोड़ दी उसकी जगह, फिर तीसरा आया तो उसे कर लिया। ऐसा नहीं है, डायरेक्ट अगर तीसरा आ रहा है तो तीसरा नंबर ही पहले डाले और वो क्वेश्चन होएगा। उसके बाद में छठा आ रहा है तो छठा, और जो भी आ रहा है वो, फिर उसके बाद में जो तुम्हें आधे अधूरे याद, ठीक है, जिसमें तुम्हें डर है कि हाँ भाई मैं ये मुझे आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, वो क्वेश्चन उसके बाद में करना है। और उसके बाद में लास्ट में बचेगा वो क्वेश्चन जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आता, ठीक है, या तुम्हें वो बिल्कुल याद नहीं है, तो वो जो बाकी के क्वेश्चन रहेंगे फिर वो तुम्हें एंड में करने। वरना उस क्वेश्चन में तुम उलझ जाओगे, पहले जिन जो भी नहीं आ रहे हैं उस क्वेश्चन के अंदर अगर तुम उलझ जाओगे तो टाइम तो ही हो जाएगा। तो जो आते होंगे वो भी क्या होंगे, वो भी भूल जाओगे और टाइम कम पड़ जाएगा। क्योंकि मान लो लास्ट में जैसे जैसे वहाँ पे बेल बजती है वैसे वैसे दिमाग के अंदर जो है उथल पुथल चालू हो जाती है। आगे समझ में? जैसे मान लो वहाँ पे बेल बजती है ना, तो भाई 1 घंटी बजी, 2 घंटी बजी, बेल बजी, तो उससे क्या पता लगता है कि 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। तो लास्ट में क्या होता है कि जब लास्ट वाला राउंड चलता रहता है, लास्ट के जो 1 घंटे आधे घंटे का राउंड रहता है, उसके अंदर माइंड में बहुत ज़्यादा उथल पुथल क्यों होती है? क्योंकि पहले के जो 2 घंटे होते हैं वो अपन सोचने में बिता देते हैं, उन क्वेश्चनों को लेकर के बैठ जाते हैं और वो सोचने में हम उसको बिता देते हैं। तो क्या होता है कि फिर बाद में हमें टाइम नहीं मिलता है, और फिर टाइम नहीं मिलता है तो जो अच्छी तरीके से हमें क्वेश्चन याद था
उसका आंसर भी फिर हड़बड़ाहट के अंदर, घबराहट के अंदर प्रॉपर तरीके से उसका आंसर भी बच्चा सही नहीं लिख पाता है। आ रही समझ में? तो तुम्हें स्पीड जो है वो मेंटेन करनी होगी। स्पीड मेंटेन किस तरीके से होगी? इसी तरीके से होगी। सबसे पहले जो आ रहा है वो क्वेश्चन करना है, उसके बाद में फिर जो आधे अधूरे याद है वो करने हैं, और एट लास्ट के अंदर जो बाकी बच रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं, फिर उनको अटेम्प्ट करना है। आ गई बात समझ में? ठीक है। और हर क्वेश्चन में तुम्हें टाइम देना है, घड़ी पहन करके जाना है। घड़ी पहनने की कोई पाबंदी नहीं है, घड़ी हर बच्चा पहन करके जाए। वहाँ पे हो सकता है वहाँ पे घड़ी हो नहीं हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं। हो भी सकता है घड़ी हो, बेल भी होएगी, लेकिन फिर भी अपने हाथ में घड़ी बांध के आप जाओ। ठीक है। तो ये 5 पॉइंट तो ये थे। कंप्लीट हो गए क्वेश्चन, ये भी समझ में आएगा। सारे क्वेश्चन करना है। मेंटेन स्पीड भी मेंटेन करनी है। राइट इन एक्टिव मोड एंड पैसिव मोड, यानी क्वेश्चन को घुमा फिरा के अगर नहीं आ रहा है तो उसी लैंग्वेज में बार बार बड़ा करके उसे लिखना है। पॉइंट्स, जो पॉइंट्स हमने देखे थे, पॉइंट्स लिखने हैं, उसमें फिर डिटेल लिखनी है। पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है, मार्क लगाना है, ग्रीन पेन से हो या ब्लू पेन से हो या ब्लैक पेन से हो या रेड पेन से। ठीक है। उसके अलावा अगर राजनीति विज्ञान है तो उसके अंदर परिभाषा लिखनी है। परिभाषा के बाद में फिर पॉइंट्स लिखने हैं, और फिर उसके बाद जो है उस क्वेश्चन को पूरा करना है। उसके बाद में अपनी खुद की भाषा का इस्तेमाल करना है, किताबी भाषा का यूज़ नहीं करना है। ठीक है। अगर कोई परिभाषा भी है तो भी उसमें अपनी भाषा, कोई युद्ध भी है तो भी अपनी परिभाषा, इंग्लिश है तो भी अपनी परिभाषा, खुद की लैंग्वेज, किताबी लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना है। अपनी लैंग्वेज से बना के लिखोगे तो 3 लाइन ज़्यादा लिखोगे। किताबी भाषा के ऊपर रहोगे तो उसमें आंसर और छोटा हो जाएगा, क्योंकि वो पूरा तो याद रहेगा नहीं। ठीक है। किताबी भाषा पूरी तो याद रहेगी नहीं, तो उसमें आंसर और छोटा कर देंगे। उसके अलावा फिर मेक योर आंसर लुक बिग, आंसर को क्या करना है? बड़ा बनाना है, सामने वाले को लगना चाहिए कि बड़ा। इसलिए इसके लिए क्या ट्रिक इस्तेमाल करनी है हमको कि जब क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के बीच में स्पेस छोड़ते जाना है हमको। आंसर जब लिखेंगे ना, 500 शब्दों का कोई आंसर है या 250 शब्दों का कोई आंसर है जिसको लिखना है, तो उसको लिखने के टाइम पे जैसे हमने एक शब्द यहाँ पे लिखा, उसके बाद में जरा सी जगह फिर छोड़ी, फिर यहाँ लिखा, फिर जरा सी जगह छोड़ी, फिर यहाँ लिख जाएगी। जरा सी से मतलब क्यों है कि उसको प्रॉपर वे में छोड़ना है ताकि वो थोड़ा बड़ा लगे। यानी जो एक लाइन के अंदर जितने वर्ड आ सकते हैं, अब तुम पास में जैसे लिखते हो जैसे, तो उससे क्या होता है कि फिर क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। छोटा हो जाएगा तो फिर वो छोटा हो जाएगा तो फिर वो क्वेश्चन लगेगा ही छोटा कि इसने आंसर जो है वो छोटा दिया है। हमें क्या करना है कि एग्जामिनर को क्या बताना है कि मैंने लिखा है ज़्यादा, हालांकि शब्द तो वही है लेकिन उसे लगना चाहिए, उसे दिखावा करना है। हमको क्या करना है? उसे दिखावा करना है कि हमने आंसर कैसा लिखा है? बड़ा लिखा है। आ रही समझ में बात? आ रही समझ में बात? उसे ये दिखाना है कि हमारा आंसर क्या बड़ा है। ठीक है। ठीक है। तो अपने आंसर को कैसे भी करके क्या दिखवाना उसे कि हमने ज़्यादा शब्दों में बड़ा आंसर दिया है। आगे समझ में? पैटर्न समझ गए तुम? पैटर्न किस तरीके से यूज़ करना? एक शब्द यहाँ, फिर एक शब्द यहाँ, फिर एक शब्द यहाँ, फिर एक शब्द यहाँ। उससे क्या होगा कि ज़्यादा तुम्हारे जो लाइन से वो ज़्यादा बढ़ाएगी, क्वेश्चन आंसर कैसा लगेगा उसको? बड़ा लगेगा। ठीक है ना। उसके बाद में फिर अगली चीज़ है कि अवॉइड कैंसिलेशन। ये अवॉइड कैंसिलेशन यानी कि क्या होता है कि मान लो कि कोई क्वेश्चन हमसे गलत हो गया। ठीक है। मान लो कि हमने कोई क्वेश्चन करा और उसको बाद में ये लगा हमें कि नहीं यार ये गलत कर दिया, तो बच्चे क्या करते हैं उसको ये ऐसे कर देते हैं, करते थे ना, ये क्रॉस ये उस पर कर देते हैं। तो ये क्रॉस नहीं करना है। अगर ये क्रॉस कर दिया तो 10 नंबर तुम्हारे माइनस हो जाएंगे। ठीक है। ये क्रॉस अगर कर दिया और 10 नंबर कैसे माइनस होंगे? सर ये क्रॉस करने से 10 नंबर कैसे? इस क्रॉस करने का मतलब यूँ है कि उसे तुमने ये बता दिया है कि मुझे जो है वो कम आता है। तुमने एग्जामिनर को कॉपी चेक करने वाले को क्या बताया कि मुझे ये कम आता है। यानी कि तुम जितनी काटापीटी करोगे उतने तुम्हारे जो मार्क्स, भले तुम्हें क्वेश्चन आता भी होगा ना उसके बाद में, तो भी वो सोचेगा कि यार इसने काटापीटी बहुत ज़्यादा कर रखी है, इसको नंबर क्या देने पर वो कमी देंगे। तो उसमें कैंसिलेशन ये वाला मार्क्स तो होना ही नहीं चाहिए। मान लो एक लाइन तुमसे गलत लिखा गई कि यार इसकी ये नहीं थी। ठीक है।
इसके दूसरी लाइन आनी चाहिए थी इसके बदले, तो उसको यूँ नहीं कि यू 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 करके और यू काटा, ठीक है, उसको रहने दो और वही क्वेश्चन जो है वापस नीचे डबल लिख लो, लेकिन उस पर क्रॉस मत करो, उस पर क्रॉस मत करो, वही क्वेश्चन डाल करके और डबल तुम दूसरा वही क्वेश्चन लिख लो, लेकिन क्रॉस मत करो। क्रॉस से क्या होता है कि कॉपी जो होती है वो अच्छी नहीं लगती, और सामने जितने क्रॉस होंगे, एक क्रॉस होएगा तो उसके दिमाग में ये क्या आएगा एग्जामिनर के कि यार इसको हो सकता है कि थोड़ा कम याद है, 2 क्रॉस होंगे, 3 क्रॉस होंगे, 4 क्रॉस होंगे, तो उसमें क्या होगा फिर कि उसमें फिर दिक्कत आती है, फिर वो मार्क्स लेने के अंदर परेशानी आती है उसके अंदर, फिर वो सोचता है कि इसको कम आता है। आ रही बात समझ में? तो क्या करना है हमको कि कैंसिलेशन, ये कैंसिल वाला जो मार्क्स है ये कम से कम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, कैंसिल वाला जो मार्क्स है बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। कैंसिलेशन वाला टॉपिक भी तुम्हारा समझ में आ गया, ठीक है ना, कि कैंसिलेशन जो है वो नहीं करना है हमको, ठीक है। उसके बाद में यूज़ इंट्यूशन, यूज़ इंट्यूशन, ये इंट्यूशन का मतलब क्या होता है, मतलब ये है कि मान लो कि आवाज़ आता तुम्हारे आए, ठीक है, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन अगर आए, अब मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन के अंदर अगर तुम्हें करेक्ट आंसर पता है, आवाज़ आता वाले अगर करेक्ट आंसर पता है तो उसको तो तुम टिक कर दोगे, लेकिन अगर करेक्ट आंसर नहीं पता है, करेक्ट आंसर अगर नहीं पता है और फिर अगर हमको क्या करना है कि वो क्वेश्चन करना है, तो उसमें तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ा, उसके 4 आंसर पढ़े, सबसे पहले जो माइंड के अंदर आ रहा है पहला आंसर उसी को टिक करना है, 90% केस में वही सही होगा। आगे बात समझ, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। मैंने जो है बहुत सारे कंपटीशन दे रखे, ठीक है, मैंने बहुत सारे 12वीं के बाद से मैंने कंपटीशन बहुत दिए, बैंक के दिए हैं, रेलवे के दिए हैं, पुलिस के दिए हैं, और पता नहीं कौन कौन से टीचिंग में भी दिए हैं, बहुत सारे कंपटीशन दिए। सारे कंपटीशन के अंदर क्या होता है कि मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस मतलब आवाज़ आते वाला, ठीक है। तो जो आवाज़ आते वाले जो ये क्वेश्चन है जिसमें 4 में से 1 छांटना रहता है, तो उसमें अधिकतर केस में मैं जो क्वेश्चन करके आता था तो उसके अंदर जो आते थे, जो बिल्कुल क्लियर याद थे, वो तो बिल्कुल सही हो जाते थे, जो बिल्कुल क्लियर याद है कि बिल्कुल इसका डेफिनेट आंसर यही है, वो तो बिल्कुल सही होगा सही। लेकिन वो क्वेश्चन जिसमें कन्फ्यूज़न होता है कि ये आएगा ये आएगा, आ भरूँ के दा भरूँ के सा भरूँ, ठीक है ना, जो कन्फ्यूज़न करता है वो क्वेश्चन जो है वो हमेशा अधिकतर केस में, और मेरा ही नहीं, ऐसा बहुत से लोगों से मैंने, बहुत से और तजुर्बे भी मैंने लिए हैं और बहुत से लोगों से भी सुना है कि वही आंसर सही निकलता था उसके अंदर जो पहले दिमाग में आया था। लेकिन हमारा दिमाग क्या करता है कि विश्लेषण करता है हमारा। तुम्हारी बात समझ में, कहने का मतलब अधिकतर केस में वो जब मैं उसके आंसर मैच करता था ना कि भाई ठीक है अभी क्वेश्चन होकर के आगे 100 क्वेश्चन है, अभी 100 क्वेश्चन में से इसके आंसर में मैच करता हूँ कि भाई मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। तो यूज इंट्यूशन ये भी समझ में आ गया तुम्हारे, जो आंसर जो पहले अपन को याद है वो हो जाएगा, उसके बाद में जो नहीं याद है, और मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन है उसमें जो पहले माइंड के अंदर आ रहा है ऑप्शन, अगर ए आया तो ए पे टिक कर देना, उसमें फिर विचार में द्वंद्व में नहीं लगना है कि ए होगा कि बी होगा, सी होगा कि डी होगा, और अधिकतर तो केस में वो तुम्हारा वो क्वेश्चन सही हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने उसके अंदर विचार करे कि नहीं यार ए नहीं होगा बी होगा, दिमाग को ज़्यादा फसेड़े में रखा, तो फिर वो क्वेश्चन क्या होगा, गलत हो जाएगा। आई समझ में? अगर नहीं आता है तो पहला आंसर जो दिमाग के अंदर आ रहा है, सबसे पहले कौन सा आंसर, चारों ऑप्शन पढ़ लो, चारों ऑप्शन में देख लिया, सबसे पहले दिमाग क्या कह रहा है कि हाँ बी वाले को लगा दो, तो वो बी वाला ही लगाना है। उसके बाद में फिर उसमें यूँ नहीं सोचना है कि नहीं यार ये नहीं होगा, ये कौन से में, ये कन्फ्यूज़न वाले में, जो क्लियर याद है वो तो हो ही जाएगा, जो क्लियर याद है उनको तो अपन कर ही देंगे। उसके बाद है मेंटेन हैंड राइटिंग। अब ये सबसे बड़ा रोल होता है, देखो ये जो हैंड राइटिंग होती है, हैंड राइटिंग का इतना बड़ा रोल होता है कि एक अगर कोई अच्छा बच्चा है जिसको सब कुछ आता है, जो पूरा सिलेबस याद करके गया,
और अगर उसकी हैंड राइटिंग अगर वो सही नहीं लिखता है उसके अंदर, ठीक है ना, तो चाहे वो कितना भी याद करके गया हो, एग्जामिनर के सामने जब कॉपी आएगी तो उसे ऐसा लगेगा कि यार इसकी हैंड राइटिंग कैसी, यानी कि पढ़ने की इच्छा ही नहीं करेगी उसको, कॉपी को पढ़ने की इच्छा नहीं करेगी। कॉपी पढ़ने की इच्छा नहीं होना मतलब यूँ है कि वो तुम्हारी कॉपी को चाहेगा कि जितनी फटाफट हो सके इसको जैसे तैसे जो भी है 10 में से 2, 10 में से 3, 4, भली तुमने वो एग्जैक्ट सही लिखा, लेकिन हैंड राइटिंग अगर ख़राब है तो वो तुम्हारे बहुत नंबर कटवा देती है। वहाँ पे हैंड राइटिंग के नंबर नहीं मिलते, लेकिन हैंड राइटिंग का नंबर दिलवाने में बहुत बड़ा योगदान होता है। हैंड राइटिंग का नंबर दिलवाने में बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे ऐसे टॉपर बच्चे भी हैं जिनकी हैंड राइटिंग जो थी वो इतनी खास नहीं थी, ठीक है, या फिर वो इतना ज़्यादा पढ़ के नहीं गए थे, लेकिन उनकी हैंड राइटिंग की वजह से उन्होंने अपने आंसर को इस तरीके से अपने मन से जोड़ करके अपनी खुद की भाषा में और ऐसे प्रस्तुत कर दिया, उसे जमा करके पॉइंट्स लगा करके मार्कर का यूज़ करके पॉइंट्स अंडरलाइन खींच करके उन्होंने अपनी कॉपी को ऐसा सुंदर बना दिया कि सामने वाला भले उसको अगर उसने उसमें 2 चीज़ कम भी लिखी थी तो भी उसे पूरे में से पूरे नंबर दे दिए। और एक वो बच्चा जिसने कि लंबा आंसर लिखा, उसने सब कुछ लिखा, लेकिन उसकी हैंड राइटिंग अगर अच्छी नहीं थी, अब बिल्कुल यूँ तो नहीं है कि उसमें मोती ला के जड़ दिए जाएंगे, ये तो कोई कहेगा नहीं कि हीरे मोती जड़ दो उसके अंदर, लेकिन फिर भी हैंड राइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला जो है एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा है तो उसे ये देख करके लगे कि हाँ ये बच्चा जो है ये स्कॉलर है और ये पढ़ने वाला है, भले उसके अंदर तुमने डिटेल कुछ भी लिखी है। तो सबसे पहला इंप्रेशन पड़ता है हैंड राइटिंग का। मेरे पास भी कॉपी चेक करने होने के लिए आती है, सबसे पहले मैं यही देखता हूँ इसकी हैंड राइटिंग कैसी है, उसके साथ उसके बाद में फिर उसने लिखा क्या है। हैंड राइटिंग का एक अलग ही रोल होता है नंबर दिलवाने में, आ रही समझ में। अगर तुम्हारे 90% ला सकते हो और हैंड राइटिंग खराब है तो तुम्हारे 70 ही बनेगी, 20-20, 25-25% जो है माइनस कर लो, बहुत बड़ा योगदान है हैंड राइटिंग का। इसलिए हैंड राइटिंग को जितनी अच्छी से अच्छी हो सकती है उतनी बना करके और वहाँ पे लिखना, लेकिन हैंड राइटिंग के चक्कर में यूँ नहीं कि टाइम वेस्ट कर दो पेपर छूट जाए, ऐसी हैंड राइटिंग नहीं, लेकिन फिर भी जमा करके इस तरीके से लिखना है कि स्पीड भी मेंटेन रहे, समय पे वो क्वेश्चन भी पूरा हो जाए, ठीक है। वरना तुम ये कहो कि भाई जमा करके लिख रहे थे तो इधर 10 क्वेश्चन छूट गए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल इतनी बकवास हैंड राइटिंग भी नहीं होनी चाहिए कि कॉपी देखने की इच्छा नहीं करे। या आप तो सब कुछ करके चल गए लेकिन हैंड राइटिंग इतनी घटिया थी कि भाई कॉपी देखने की इच्छा नहीं करी सामने वाले की, और उसने जैसे तैसे जो थे नंबर दे दिए। आ रही बात समझ में। तो हैंड राइटिंग का बहुत बड़ा योगदान है। अपनी हैंड राइटिंग जितनी अच्छी लिखोगे उसके अंदर कॉपी के अंदर उतने ज़्यादा तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। भले तुम्हें क्वेश्चन नहीं भी आता होगा तो मैंने क्या कहा है, वो अंदर पूरी डिटेल नहीं पढ़ेगा, पूरी डिटेल वो नहीं पढ़ेगा। आ रही समझ में। उसको अपनी भाषा में लिख देना, कितने ही शब्दों के अंदर अपनी भाषा में यूज़ करके लिख देना, लेकिन उसमें पॉइंट्स बनाना है, उसमें अंडरलाइन करनी है, उसमें डेट्स डालने हैं, उसमें नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट ऐसे बना के लिखते जाना है। कारण पूछा तो पहले पूरी हेडिंग जो है कि हाँ भाई ये कारण, फिर उसके बाद उसके प्रभाव, तो प्रभाव में पूरा ये, ठीक है। आ रही समझ में। इस तरीके से पूरी सीरीज चलेगी वो। फिर प्रभाव के अंदर क्या क्या प्रभाव होते हैं, नंबर 1 का प्रभाव ये, 2 का प्रभाव ये, 3 का प्रभाव ये बड़े लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में कह रहा हूँ मैं, जो बड़े आंसर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं ना, या नरेशन आती है हिंदी के अंदर, या निबंध आते हैं, या पैराग्राफ राइटिंग आती है, या सामाजिक में जो बड़े बड़े आंसर आते हैं उनके लिए कह रहा हूँ, या लेटर राइटिंग आती है, स्टोरी राइटिंग आती है, ठीक है। स्टोरी भी आ रही है, मान लो स्टोरी लिखना है तो उसमें भी स्टोरी के अंदर, अब स्टोरी के अंदर कोई पॉइंट्स तो बनेंगे नहीं, लेकिन स्टोरी के अंदर हैंड राइटिंग जमा के उसे छोड़ के उस स्टोरी को कैसा बनाना है, बड़ा, ठीक है ना, उसकी आउटलाइन का इस्तेमाल करके उसे बड़ा बनाना है और हैंड राइटिंग जमा करके लिखनी है। लेकिन इतनी भी जमा करके कोशिश नहीं करनी है जैसी तुम्हारी यूजुअल है, उससे ज़्यादा अच्छी बतानी है उसको हैंड राइटिंग को। लेकिन उसके अंदर तुम्हें टाइम का ख्याल रखना है कि मैं एक क्वेश्चन को कितना टाइम दे रहा हूँ, ये तुम्हें खुद को मैनेज करना है कि मैं एक प्रश्न पे, इस प्रश्न पे बैठा हूँ तो ये प्रश्न में 10 मिनट में कर लूँगा, 15 मिनट में कर लूँगा। ऐसा नहीं कि मैं उस प्रश्न को आधा घंटा लेके बैठा हूँ हैंड राइटिंग के चक्कर में या उस चक्कर में, तो फिर वो तो क्वेश्चन ही छूट जाएंगे। 28 प्रश्न आएंगे तुम्हारे, 28 से 30 प्रश्न आएंगे, टाइम रहेगा तुम्हारे पास कितना, 3 घंटे। उसको डिवाइड कर लो,
28 से 30 प्रश्नों को 3 घंटे के अंदर डिवाइड कर दिया। ये तो वो है जो बड़े क्वेश्चन है। अगर आवा सादा वाले फिलिंग द ब्लैंक्स वाले हैं वो तो झटके में हो जाएंगे, वो तो झटके के अंदर हो जाएंगे। आ रही समझ में? वो तो एक झटके के अंदर हो जाएंगे। लेकिन ये जो बड़े क्वेश्चन है, ये जो बड़े क्वेश्चन है ना, इनका टाइम मैनेजमेंट बता रहा हूँ। अब आवा सादा वाला है तो वो तो याद है, तो वो तो 1 सेकंड के अंदर हो गया। फिलिंग द ब्लैंक्स वाला भी याद है, वो 1 सेकंड के अंदर हो गया। तो ये तुम्हारे टाइम बचा रहे हैं। तो इस टाइम को किस में यूज़ लेना है? उन बड़े क्वेश्चन के अंदर। जो क्वेश्चन बड़े हैं ना, उसमें ये वाला टाइम उसमें यूज़ आ जाना चाहिए। उसमें हैंड राइटिंग का अच्छा इस्तेमाल होना चाहिए। उसके अंदर कारण, प्रभाव, ये सारे जो है अलग अलग कलर के पेन से उनकी परिभाषा है, उनके पॉइंट्स, ये सारे जो है जमा करके तुम्हें लिखने हैं। आगे बात समझ में? यूँ नहीं कि सिर्फ खाली उसने द्वितीय विश्व युद्ध जैसे मैंने अभी बताया तो पूरा जो है ना तो पॉइंट्स लिखे, ना कोई कारण लिखा, ना उसमें कोई नंबर डाला, ना उसमें कोई डिटेल डाली, और बस शुरू से लाइन चालू करी तो एंड पे पूरे पेज पे ख़त्म कर दी और कह दिया कि ये आंसर हो गया। तो वो आंसर तो हो गया, लेकिन वहाँ 10 में से तुम्हारे कितने नंबर आए हो? इतनी जो मेहनत हुई है वो सिर्फ 4 या 5 नंबर की मेहनत हुई। ठीक है, यही तुम अगर पॉइंट्स बना के लिखते तो तुम्हारा टाइम भी कम लगता, तुम उसके अंदर डिटेल भी अच्छी खासी लिख देते अपनी मर्जी से, क्योंकि वो डिटेल तो बढ़ेगा नहीं। जाहिर सी बात है, बिल्कुल फैक्ट है कि डिटेल नहीं बढ़ेगा, सिर्फ पॉइंट्स ही बढ़ेगा। और पॉइंट्स बढ़ता तो उसे ये लगेगा कि हाँ ये बच्चा पढ़ा लिखा है और इसने मेहनत की है। तो एक क्वेश्चन का असर फिर क्या पड़ता है याद है? दूसरे क्वेश्चन पे भी पड़ता है। दूसरे क्वेश्चन का असर किस पे पड़ता है? तीसरे क्वेश्चन पे भी पड़ता है। कि जब इसने ये वाले क्वेश्चन जो है इसमें पॉइंट्स बना करके लिखे हैं तो ये पढ़ने वाला है, इसने याद करा है, तो चलो इसके इस वाले क्वेश्चन में भी थोड़े और ज़्यादा नंबर दे देते हैं। चलो इस वाले क्वेश्चन में भी पॉइंट्स है तो थोड़े और ज़्यादा नंबर। तो जिस क्वेश्चन में तुम्हारे नंबर नहीं भी आ सकते थे या कम आ सकते थे, उसमें भी तुम्हें क्या हो जाता है कि तुम्हें अच्छे नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी स्ट्रेटजीज हैं, ये सारी टेक्निक है पेपर को सोल्व करने की, कि किस तरीके से हमें पेपर सोल्व करना है। पूरा माइंड सेट इस तरीके से तुम्हें अपने आप को तैयार करना है कि वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन सारे पेपर हाथ में आते ही सबसे पहले उद्देश्य यही होना चाहिए कि क्वेश्चन हमें पूरे करने हैं। एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, चाहे वो कितना ही टफ क्वेश्चन हो। ठीक है, क्वेश्चन पूरे करने हैं। उसके बाद में स्पीड का भी ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन पे हमें कितना टाइम देगा, स्पीड भी मेंटेन करके रखनी है। इसके लिए क्या बताया अपन ने? सारे क्वेश्चन पहले कर लेना है जो आते हैं, उसके बाद में जो नहीं आता है वो, और फिर एक लास्ट में जो नहीं आता है, बिल्कुल ही नहीं आता है, ये वाले अटेम्प्ट करने। तीसरी बात में एक्टिव पैसिव मोड, उसको बड़ा बनाने के लिए एक ही बात को घुमा फिरा करके, एक लाइन हमें याद है, उस एक लाइन को 5 लाइन में तब्दील करना है। कैसे करेंगे? उसी लाइन को घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ के वही बात 5 बार लिख दो। एक बात जो हमें याद है उसको 5 तरीके से बोल दो। एक बात तुमने कुछ याद करी, उसको 5 तरीके से बोल दो, 5 लाइन हो गई। ये क्वेश्चन हो गया बड़ा। गैप दे दिया, बीच में छोटे गैप दे दिए, हैंड राइटिंग अच्छी लिख दी, बीच में छोटे गैप दे दिए, ये क्वेश्चन कितना हो गया? बड़ा हो गया। आगे समझ में? उसके बाद में फिर ये पॉइंट्स का यूज़ करोगे, तो पॉइंट्स और ये मार्क्स अंडरलाइन ये यूज़ करोगे, पॉइंट बनाओगे, तो वो जो है सामने वाला पहचान जाएगा कि हाँ भाई ये बच्चा जो है। और पॉइंट्स तो तुम्हें किताबों में से याद करने पड़ेंगे, पॉइंट्स तो किताब में से याद करके ही ले जाने पड़ेंगे। इनको तो तुम्हें याद करना ही पड़ेगा पॉइंट्स को। और पॉइंट्स क्या है? इतना सा पॉइंट्स है, जरा सा पॉइंट्स है, जैसे ये पॉइंट ही तो है। ये जो अभी मैंने लिखे क्या है, इसकी डिटेल में बोल के बता रहा हूँ ना तुम्हें, ये डिटेल में बोल के बता रहा हूँ। ये कंप्लीट ऑल द क्वेश्चन, ये पॉइंट हो गया। मेंटेन योर स्पीड, ये पॉइंट हो गया। अब इसके अंदर जो डिटेल है वो क्या कर रहा हूँ मैं? लिख नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। और वो तुम्हें क्या करना, वहाँ तुम्हें बोलना नहीं, वहाँ तुम्हें लिखना। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ, तुम्हें कोई किताब में से याद करके तो आया नहीं हूँ, जो मैं किताब में से देख के बोल रहा हूँ। मेरी मर्जी से जो मेरे को सही लग रहा है तुम्हें समझाने के लिए, वो मैं बोल रहा हूँ, वो तुम्हारे समझ। तो यही चीज़ तुम्हें करनी है जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है समझाने के लिए। तुम जिस लेवल का तुम उसे समझा सकते हो, उस लेवल से तुम्हें उसे समझाना है तुम्हारी लैंग्वेज के अंदर। तो अगला पॉइंट यही आता है कि यूज़ योर ओन लैंग्वेज, अपनी खुद की भाषा का इस्तेमाल करना, किसी भी दूसरी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना। अन्य बात, मेक योर लोगो आंसर भी, वही अपने आंसर को क्या करना है? बड़ा बनाना है, ये छोड़। ठीक है, उसके बाद अवॉइड कैंसिलेशन, क्रॉस नहीं करना है। कॉपी पे कहीं पे भी क्रॉस नहीं आना चाहिए, ध्यान रख लेना। क्वेश्चन गलत हो गया है तो उसको यूँ नहीं कि बिल्कुल यूँ कर देते हैं, ऐसा नहीं है। ये तुम्हारे नंबर कटवा देगा, ये 5-7 नंबर कम करवा देगा।
आगे समझ में? उसी का अगला नंबर डाल के जो है वापस नीचे लिख दो, ठीक है। और उस पर लिख दो कि ये जो था ये गलत है और नीचे जो है इसका राइट आंसर, इतना उसे बता दो, ताकि वो जो है वो देख लेगा कि हाँ भाई इससे ये मिस्टेक हो गई थी। क्योंकि वो जो यूँ करते हैं यूँ करते हैं यूँ करते हैं यूँ करते हैं ना, तो देखने में क्या लगता है, भद्दा लगता है, अच्छा नहीं लगता। और तुम्हें याद है कि कॉपी चेक करता है ना व्यक्ति, तो उसे अच्छी हैंड राइटिंग वाले बच्चे को गुड़ ज़्यादा मिलती है। अच्छी हैंड राइटिंग वाला जो बच्चा होता है वो ज़्यादा गुड़ पाने का मुस्तहक होता है। आई समझ में? तो ये जो क्रॉस मार के ये नहीं करना, ना गणित में करना, ना अंग्रेजी में करना, ना किसी में करना, ठीक है। इसका मतलब तुम कमजोरी दे रहे हो कि मुझे नहीं आता है। उसके बाद यूज इंट्यूशन, ये आधा सादा में ट्रिक काम करेगी। जो पहले जो भी आता है जिसका परफेक्ट आंसर पता है वो तो परफेक्ट लग जाएगा, चाहे वो बा होगा सा होगा। और उसके बाद में जो सबसे पहले जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसमें जो आवाज़ अदा है, उसमें हमारा दिमाग जो कह रहा है, पहले नंबर पे जो ऑप्शन आया, पहले नंबर की कह रहा हूँ मैं, जो दिमाग ने बोला कि पहले नंबर पे आ आया तो आ, बस खत्म होगी यही बात। उसमें विचार नहीं करना, अरे बा भी ये है, सा भी ये है, डा कि ये नहीं ऐसा हुआ था, फलाना हुआ था। तुझे याद है ही नहीं ना, तुझे कंप्लीट याद है ही नहीं, तो फिर क्यों उलझ रहा भाई? उलझ क्यों रहा है? जब कंप्लीट याद है ही नहीं तो उसमें उलझ के टाइम क्यों खोटी कर रहा? और वो अधिकतर केस में सही निकल जाएगा। जो पहले माइंड में क्वेश्चन आ रहा है वो बिल्कुल राइट है। और उसके बाद में हैंड राइटिंग का रोल, ये टॉपर को मेरिट में लाती है। आई समझ में? हैंड राइटिंग जितनी अच्छी हो सके उतनी अच्छी जमाने की कोशिश करो, पॉइंट्स बनाओ, भद्दा बिल्कुल भी लिख करके मत आना। गंदी को भी कोई चेक नहीं करता है, और चेक करता है तो फिर गंदी के हिसाब से ही नंबर मिलते हैं, चाहे कितना भी याद करके गया हो, चाहे कितना ही उसने लिखा हो। लेकिन हैंड राइटिंग का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। एक वही कॉफ़ी, दो बच्चे हैं, एक ने हैंड राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं लिखी, थोड़ी ऐसे ही लिखी, और एक ने ज़्यादा अच्छी लिखी। हालांकि बात दोनों ने बराबर ही लिखी, जितना उसे याद था उतना उसे याद था। इस वाले ने इस वाले की पूरी नकल करी, पूरी सेम टू सेम, मान लो कि इस वाले ने इस वाले की नकल करी, ठीक है। लेकिन जिसे याद था, अब नकल करने वाले की हैंड राइटिंग बढ़िया है, और जो बेचारा नकल नहीं कर रहा है वो याद कर रहा है, लेकिन उसकी हैंड राइटिंग क्या है कि थोड़ी अच्छी नहीं है, थोड़ी अच्छी नहीं है उसकी हैंड राइटिंग, लेकिन वो याद करता है, वो याद करके गया है, वो मेहनत करके गया है। लेकिन इधर जो नकल करने वाला है उसने पूरी नकल कर ली उसकी, और उसकी हैंड राइटिंग बढ़िया थी। तो ये जो जिसने मेहनत करी थी, इसके क्या होंगे कि इसके उससे नी करके, उसी सब्जेक्ट के अंदर नी करके 20 से 25 नंबर इसके कमाएंगे। जबकि नकल किसने करी है? इसने। आने किसके चाहिए थे? इसके, ठीक है ना। आने किसके चाहिए थे? जिसने मेहनत करी, जिसने पढ़ाई करी, उसके आने चाहिए थे ना, इसके थोड़ी आने चाहिए थे। इसने तो नकल करी ना, लेकिन उसको हैंड राइटिंग की वजह से उसे वो बेनिफिट मिल गया कि उसने उसकी पूरी नकल करी, लेकिन उसके उससे ज़्यादा नंबर आ गए। अब जैसे बच्चे